नमस्ते और स्वागत है। चलिए आज टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे केस की कहानी सुनते हैं जिसने इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की नींव रखी। ये कहानी है इंडिया की पहली साइबर हाइस्ट की। एक ऐसा क्राइम जिसने हमारे कानून को एक बिल्कुल नई, एक अनदेखी दुनिया में कदम रखने पर सही ने मजबूर कर दिया। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं साल 2002 में। सोच के देखिए, इंडिया में इंटरनेट ना बस अभी अभी आ ही रहा था। वो डायल अप की अजीब सी आवाज़ें, धीरे धीरे लोड होने वाले पेजेस और ई कॉमर्स, वो तो एक बिल्कुल नया, एक सुपर एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट था। उस वक्त फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जैसे नाम तो दूर दूर तक नहीं थे। ये एक अलग ही दौर था एक्सप्लोरेशन और नॉवेल्टी का। अच्छा, तो इसी माहौल में ना सोनी इंडिया ने एक बहुत ही विजनरी यानी दूर की सोच वाला कदम उठाया। उन्होंने एक स्पेशल वेबसाइट लॉन्च की, sony-sambandh.com। अब इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक था। ये वेबसाइट बेसिकली विदेश में रहने वाले एनआरआईज को अलाउ करती थी कि वो ऑनलाइन सोनी प्रोडक्ट्स खरीदें और इंडिया में अपनी फैमिली और दोस्तों को एज ए गिफ्ट भेज दें। सोच के देखिए, रिश्तों को जोड़ने का एक डिजिटल जरिया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है आरिफ अजीम की। एक नौजवान जो इस नई डिजिटल दुनिया का फायदा तो उठाना चाहता था, लेकिन गलत तरीके से। आरिफ ने इसी वेबसाइट पर अमेरिका से चुराए हुए एक क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक टीवी और हेडफोन्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और बस यहीं से शुरू हुई इंडिया की पहली बड़ी डिजिटल चोरी। तो इस क्राइम ने ना एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सच कहूं तो उस वक्त किसी के पास नहीं था। सोच के देखिए, आप एक ऐसे चोर को कैसे पकड़ सकते हैं जिससे आप देख ही नहीं सकते? एक ऐसा चोर जो हजारों मील दूर बैठा है और बस कुछ क्लिक्स से आपका पैसा चुरा सकता है। ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बिल्कुल नई चैलेंज। तो चलिए अब इस नई तरह की हाइस्ट को थोड़ा आराम से समझते हैं। देखते हैं कि इंडिया का ये पहला साइबर क्राइम आखिर अंजाम कैसे दिया गया और ये पहले के क्राइम से इतना डिफरेंट क्यों था। तो सवाल ये है कि इस क्राइम के पीछे था कौन? नाम था आरिफ अजीम, सिर्फ 24 साल का एक लड़का जो नोएडा के कॉल सेंटर में काम करता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या थी? उसकी जॉब ही उसका हथियार बन गई। कॉल सेंटर में काम करते हुए उसके पास सेंसिटिव कस्टमर डेटा जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तक एक्सेस था, और बस इसी एक्सेस का उसने गलत इस्तेमाल किया। उसका प्लान ना देखने में तो परफेक्ट लग रहा था। स्टेप 1, उसने अपनी कॉल सेंटर जॉब से एक अमेरिकन नेशनल बाबरा कैंपा की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स चुरा ली। स्टेप 2, इन्हीं डिटेल्स को यूज करके sony-sambandh.com पर ऑर्डर प्लेस कर दिया। स्टेप 3, उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए बाबरा कैंपा के नाम से ही ऑर्डर किया। और आखिरी यानी चौथा स्टेप, डिलीवरी एड्रेस, वो उसने अपना खुद का, आरिफ अजीम का नोएडा वाला पता दे दिया। उसे लगा कि भाई वो तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन आरिफ एक छोटी सी पर बहुत ही क्रूशल डिटेल भूल गया। हुआ ये कि सोनी इंडिया की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर थी। डिलीवरी के टाइम उनकी टीम जिसको भी सामान मिल रहा है उसकी एक डिजिटल फोटोग्राफ लेती थी, और उन्होंने आरिफ अजीम की भी डिलीवरी एक्सेप्ट करते हुए तस्वीरें ले ली। यही तस्वीरें बाद में इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट एविडेंस बनने वाली थीं। तो करीब 1.5 महीना गुजर गया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, और फिर एक बॉम्बशेल गिरता है। क्रेडिट कार्ड कंपनी सोनी इंडिया को कांटेक्ट करती है और कहती है कि असली बारबरा कैंपा ने ऐसी कोई भी परचेस करने से साफ मना कर दिया है, मतलब ट्रांजैक्शन फ्रॉड्यूलेंट था। अब ये सोनी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ। अब ये मामला ना लोकल पुलिस के हाथ से निकल चुका था। तो सोनी इंडिया ने देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई से कांटेक्ट किया, और इसी के साथ सीबीआई ने एक ऐसे अनजाने इलाके में कदम रखा जहां पहले कोई नहीं गया था। ये शुरुआत थी डिजिटल फुटप्रिंट्स का पीछा करने की। देखिए, सीबीआई के लिए ये कोई आम फ्रॉड केस नहीं था। ये एक ऐसा क्राइम था जो साइबर स्पेस में हुआ था, जहां जो क्रिमिनल है वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो क्राइम सीन है वो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं बल्कि एक वेबसाइट का सर्वर था। तो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक बिल्कुल नया चैलेंज था, एक नई तरह की जासूसी आप कह सकते हैं। इस अनजान रास्ते पर ना सीबीआई को एक सिंपल से लेकिन बहुत पावरफुल प्रिंसिपल ने गाइड किया। डिजिटल क्राइम्स लीव डिजिटल फुटप्रिंट्स। मतलब हर क्लिक, हर लॉगिन, हर ट्रांजैक्शन, इंटरनेट पर किया गया हर काम एक निशान छोड़ जाता है। और सीबीआई का मिशन था इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक निशानों का पीछा करके क्रिमिनल तक पहुंचना। तो इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या किया? उन्होंने उस आईपी एड्रेस को ट्रेस किया जहां से ऑर्डर प्लेस हुआ था। सोनी के वेबसाइट लॉग्स में उस ट्रांजैक्शन का टाइम और डेट ढूंढा और सारी कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ दिया।
और ये सारे डिजिटल सुराग उन्हें सीधा आरिफ अजीम के दरवाजे तक ले गए। जब सीबीआई ने उससे पूछताछ की तो प्रेशर में आकर आरिफ टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद सीबीआई ने एक बिल्कुल एयरटाइट केस तैयार किया। उनके पास सबूतों की एक पूरी चेन थी। देखिए, सबसे पहले डिलीवरी एक्सेप्ट करते हुए आरिफ की डिजिटल फोटोग्राफ्स, फिर सोनी के सर्वर से मिले वेबसाइट लॉग्स, क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स जो साफ साफ साबित कर रहे थे कि कार्ड बारबरा कैंपा का था, और इन सब से बढ़कर आरिफ का अपना कन्फेशन। आखिर में उसके घर से चोरी का टीवी और हेडफोन्स भी मिल गए। अब केस कोर्टरूम के लिए बिल्कुल तैयार था। अब कहानी पहुंचती है कोर्टरूम में, जहां एक असली जंग लड़ी जानी थी। ये जंग थी एक पुराने कानून और एक मॉडर्न क्राइम के बीच, एक ऐसा शोडाउन जिसने इंडिया के लीगल फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल दिया। और यहां कोर्टरूम में सबसे बड़ी चुनौती सामने आई। देखिए, प्रोसिक्यूशन के पास जो कानून था, इंडियन पीनल कोड या आईपीसी, वो 1860 में लिखा गया था। एक ऐसा कानून जो फिजिकल दुनिया के क्राइम्स के लिए बना था, चोरी, डकैती, धोखाधड़ी। और क्राइम वो था 2002 का ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, जो साइबर स्पेस में हुआ था। तो सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या 19th सेंचुरी का कानून 21st सेंचुरी के क्रिमिनल को सजा दे सकता है? यहां पर प्रोसिक्यूशन ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने इस नए साइबर क्राइम को आईपीसी की पुरानी एस्टैब्लिश्ड सेक्शंस के अंदर ही फ्रेम कर दिया। उन्होंने दलील दी कि आरिफ ने बाबरा कैंपा बनके सेक्शन 419 के तहत चीटिंग बाय पर्सोनेशन किया। फिर उसने सोनी को धोखा देकर सामान की डिलीवरी ली, जो कि सेक्शन 420 के अंडर आता है। और ये सब उसने जानते हुए किया कि इससे सोनी को नुकसान होगा, जो कि सेक्शन 418 का वायलेशन है। और कोर्ट ने इस दलील को माना और एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिक ऑब्जर्वेशन दी। अदालत ने कहा कि इंडियन पीनल कोड इतना फ्लेक्सिबल है कि ये साइबर क्राइम्स को भी कवर कर सकता है। ये एक लैंडमार्क स्टेटमेंट था। क्यों? क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि कानून का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, कि धोखा तो धोखा है, चाहे वो चिट्ठी लिखकर किया जाए या कीबोर्ड पर, वो बदलता नहीं है। और इसने फ्यूचर के ना जाने कितने केसेस के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर दी। तो अब बात करते हैं फैसले की और उसकी लास्टिंग लेगेसी की। ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, ये एक ऐसा फैसला था जिसने इंडिया के डिजिटल फ्यूचर की दिशा तय कर दी। तो सारे सबूतों और आरिफ के कन्फेशन के बेस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। गिल्टी। आरिफ अजीम को आईपीसी की सेक्शन 418, 419 और 420 के तहत दोषी पाया गया। ये इंडिया की लीगल हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक मोमेंट था। ये थी इंडिया की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन। अब सबने सोचा कि आरिफ को एक मिसाल कायम करने के लिए एक कड़ी सजा होगी, शायद जेल। अदालत ने सजा सुनाई 1 साल की प्रोबेशन। हाँ, उसे जेल नहीं भेजा गया। यह फैसले का सबसे सरप्राइजिंग ट्विस्ट था। आरिफ को प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया। अब इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि उसे 1 साल तक सुपरविजन में रहना होगा, और अगर वो इस दौरान कोई और क्राइम नहीं करता तो उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। एक तरह से निगरानी में मिली आज़ादी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि सजा इतनी नरम क्यों थी? जब क्राइम इतना बड़ा और हिस्टोरिक था तो अदालत ने इतनी रियायत क्यों बरती? कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी वजह साफ साफ बताई। पहला रीजन था आरिफ की उम्र, वो सिर्फ 24 साल का था। दूसरा, ये उसका पहला क्राइम था, उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। और तीसरा, कोर्ट का मानना था कि एक यंग फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को सुधरने का एक मौका मिलना चाहिए। अदालत ने सजा से ज्यादा रिहेबिलिटेशन पर, यानी सुधार पर जोर दिया। इस केस का असर बहुत दूर तक और बहुत गहरा था। सोचिए, इसकी शुरुआत हुई 2002 में आईपीसी के अंडर इस कन्विक्शन से। इसने सरकार को जगाया और 2005 में आईटी एक्ट के तहत पहली सजा हुई। फिर 2008 में आईटी एक्ट में बड़े चेंजेस करके उसे और मजबूत बनाया गया। और आज पूरे इंडिया में स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस का एक नेटवर्क है। और इस सब की शुरुआत कहीं ना कहीं आरिफ अजीम केस से ही हुई थी। तो आखिर ये केस एक माइलस्टोन क्यों था? चलिए शॉर्ट में समझते हैं। पहली बात, इसने साबित किया कि इंडिया में साइबर क्रिमिनल्स पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है। दूसरी बात, इसने डिजिटल एविडेंस जैसे फोटोज और सर्वर लॉग्स को लीगल वैलिडिटी दी। तीसरा, इसने दिखाया कि हमारा मौजूदा आईपीसी भी डिजिटल क्राइम्स पर अप्लाई किया जा सकता है। चौथा, ये एक वेकअप कॉल था जिसने साइबर लॉ रिफॉर्म्स को स्पीड अप किया। और आखिर में ये फ्यूचर के सभी साइबर क्राइम केसेस के लिए एक फाउंडेशन बन गया। और अंत में
अदालत के फैसले की ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। द लॉ कैन नॉट बी टेकन फॉर अ राइड इवन इन साइबर स्पेस। यानी कानून का मजाक नहीं बनाया जा सकता, साइबर स्पेस में भी नहीं। ये एक बहुत ही क्लियर मैसेज था कि डिजिटल दुनिया अब कानून के दायरे से बाहर नहीं है। अब देखिए, इस केस को 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है और क्रिमिनल्स के तरीके भी। तो आज ये सवाल उठता है, आज के दौर में सबसे बड़ी साइबर क्राइम चैलेंज क्या है? फिशिंग स्कैम्स हैं, डेटा ब्रीचेस हैं, AI पावर्ड फ्रॉड है या कुछ और? इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर इंडिया के पहले डिजिटल न्याय की ये कहानी आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।